तो गाइस, जैसे कि हम फिजिक्स को सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से, ल्यूसेंट हमने पिक किया था। चैप्टर नंबर 1 चल रहा है अभी तक, जिसका नाम है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। पूरा का पूरा हिंदी में है और हम लोग ही मजे के साथ हिंदी में पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 13 है, कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है। मैं तो यार ये रिकमेंड करता हूँ तो कि प्लीज़ यार आप लोग ना इसको ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीरियस हैं, तो भाई ये बहुत ही रामबाण है। मैं ये नहीं इसलिए नहीं बोल रहा कि यार ल्यूसेंट ने मुझे कुछ दे रखा होगा, ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। कलेक्शन क्वेश्चंस का बहुत जानदार है। हर वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं, तो आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। अगर आपने ल्यूसेंट एमसीक्यूज को लगा दिया ना, तो आपको पूरी जो होती है ना गवर्नमेंट एग्जाम्स का जो सिलेबस रहता है फिजिक्स का सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले इसी को ही लेकर आया हूं। तो चैप्टर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 13। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में क्या होने वाला है नया, देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखो भाई, ये वो हुक नहीं है जो हमारी पैंट में बंधा हुआ होता है, और ना ही ये वो हुक है जो टंगा हुआ होता है। एक्चुअल में हुक एक साइंटिस्ट है, अब उनके सिद्धांत की बात कर रहा है। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको अगर बता दूं कुछ बेसिक सी चीजें, हुक ने प्रत्यास्थता के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया था, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होती क्या है, मैं आपको इसमें थोड़ा सा समझा देता हूं। सपोज दैट आपके पास ये स्प्रिंग है, और इस स्प्रिंग को आपने इस तरफ से पूरा बांध दिया, और इस तरफ से आपने क्या है स्प्रिंग को खींचना शुरू कर दिया। तो क्या होगा, जब आप स्प्रिंग पर थोड़ा सा बल लगाओगे तो इसके अंदर विकृति आनी शुरू कर देगी। थोड़ी विकृति आएगी, थोड़ा बल लगाने से, ज्यादा बल लगाऊंगा ज्यादा विकृति आएगी। अब होगा क्या, खींचते 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 मैं इसे एक ऐसे बिंदु पर ले गया कि अगर वहां से छोड़ दूं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल अवस्था में पहुंच जाएगा। तो इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी की लिमिट, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता की सीमा। अब होता क्या है, उस पॉइंट के अगर आगे को और खींच दूंगा मैं इसको पकड़ करके, तो ये हमेशा के लिए खराब हो जाएगा, फैल जाएगा, जिसको बोलते हैं ये परमानेंटली डिफॉर्म हो चुका। और ऐसे मटेरियल जो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं उनको बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। प्लास्टिक ये वाला प्लास्टिक नहीं, एक फिजिक्स में टर्म है प्लास्टिक, प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। अब यहां पर क्या था, यहां पर मैं थोड़ा सा बल लगाया तो थोड़ी सी विकृति आई। अब बल को ना बोल करके मैं यहां स्ट्रेस बोलूंगा। स्ट्रेस जो होती है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि पूरे एरिया पे काम कर रहे हैं हम। तो जैसे मैंने स्ट्रेस लगाया तो इसके अंदर स्ट्रेन आ गया, विकृति आ गई। तो प्रतिबल लगाने से विकृति, और प्रतिबल लगाया और विकृति, और प्रतिबल लगाया और विकृति। तो यार इसकी एक लिमिट होगी ना, जहां तक मैं खींचूंगा और मैं छोड़ दूं तो पट्ट से ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में जाकर पहुंच जाए। तो उस पॉइंट को बोलते हैं, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं, प्रत्यास्थता की सीमा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक्चुअल में जो हुक्स लॉ वैलिड है वो अंडर द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी ही वैलिड है, मतलब प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अंदर काम करता है, इवन उस पॉइंट तक काम करता है। उस पॉइंट के बाहर जो मटेरियल्स होते हैं वो डिफॉर्म होना शुरू कर देते हैं बहुत तेजी से, उनके अंदर विकृति आनी शुरू हो जाती है। तो पहली बात तो ये कि ये प्रत्यास्थता के लिए काम करता है हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ है कि देखो देखो आप ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैंने इस पर स्ट्रेस लगाया इसके अंदर विकृति आनी शुरू हो गई। अब विकृति ऑटोमेटिक तो आई नहीं, विकृति तब आई जब आपने उस पर प्रतिबल लगाया, जिसको मैं स्ट्रेस कह रहा हूं। तो स्ट्रेस लगाने से उसके अंदर स्ट्रेन आ गई, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतनी ज्यादा स्ट्रेन। तो इसका मतलब स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस पर डिपेंड कर रही है। तो इस केस में यहां हो जाएगा स्ट्रेन वो डिपेंड कर रही है किस पर, स्ट्रेस पर। किस पर डिपेंड कर रही है, स्ट्रेस पर। तो यहां पर स्ट्रेन जो है स्ट्रेस पर डिपेंड कर रही है, तो मैंने लिख दिया स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सही है भाई, ये वाली बात पूरी हो गई। अब जब ये बात पूरी हो चुकी है तो यहां से अब क्या होगा, यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो ये हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं बोलूंगा, इसको y बोल देता हूं, और ये स्ट्रेस ऐसे ही रहेगा, और यहां पर रहेगा स्ट्रेन। हिंदी में बता दूं, स्ट्रेन बोलते हैं विकृति को, स्ट्रेस बोलते हैं प्रतिबल को। ठीक है भाई, मैंने शायद गलत साइड में लगा दिया, ये जो है हाँ गलत साइड में लगा दिया। एक्चुअल में ये जो आएगा स्ट्रेस ऐसे ही रहेगा, इक्वल रहेगा, यहाँ पर y आ जाएगा और ये आ जाएगा स्ट्रेन। बिल्कुल यार, बिल्कुल सही लिख रहा था मैं, अच्छा खासा। अब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखिएगा
स्ट्रेस बोलते हैं प्रतिबल को, जबकि स्ट्रेन बोलते हैं विकृति को। स्ट्रेन की मतलब विकृति की अपनी कोई विमा नहीं होती, जबकि स्ट्रेस जो होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, मतलब फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया आप ये मत कह देना कि ये दाब हो गया, दाब अलग चीज है, प्रेशर ये अलग चीज है, और स्ट्रेस ये अलग चीज है। तो यहां से मॉडुलस 3 निकलते हैं, जैसे कि यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको बोलते हैं, और साथ में शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो 3 मॉडुलस निकल कर आते हैं इस y के थ्रू। यंग्स मॉडुलस आपको पता ही होगा, कभी इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल यहां से मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला निकाल दिया, क्या, प्रत्यास्थता गुणांक जो होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जिसको आप बोल सकते हो प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, कलर चेंज कर लेता हूं। ऊपर वाला होता है प्रतिबल और नीचे जो आता है वो आती है विकृति। विकृति क्या, प्रतिबल अपॉन विकृति। इसका जो यूनिट निकल कर आएगा वो आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसका, प्रत्यास्थता गुणांक का। अभी मैंने बता दिया आपको कि 3 तरह की प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं। अब यार ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरा टॉपिक ही छोटे से एमसीक्यू सीरीज में एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये अपने आप में 10-15 मिनट का है, तो मुझे 10-15 मिनट में, आपको तो पता ही है, वीडियो खत्म करनी होती है, तो इतना ही काफी है हमारे लिए। ठीक है भाई। तो हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जाहिर सी बात है प्रत्यास्थता से, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर द्रव दाब से संबंधित नियम की बात करूं तो ये पास्कल का नियम है, जो पास्कल साहब ने ये कहा था कि शांत द्रव पर अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपको बता दिया था मैंने पहले भी। रेडियो धर्मिता आपको पता ही ना, हेनरी बैकरल ने इसकी खोज की थी। रेडियो एक्टिविटी की जो खोज की गई थी हेनरी बैकरल द्वारा की गई थी 1896 में, ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो पहला हमारा हो चुका है, क्या है इसका आंसर, प्रत्यास्थता। अगला है तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि। देखो भाई, आपने देखा होगा, आप 2 तरह के बल जानते होंगे, जब भी आपको प्रश्नार्थ सिखाया गया होगा तो आपने 2 तरह के बल पढ़े होंगे। एक तो पढ़ा होगा आपने ससंजक बल, और एक आपने पढ़ा होगा असंजक बल, जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। मैं लिख देता हूं यहां को। एक होता है ससंजक बल, जिसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। ससंजक बल कोहेसिव फोर्स, असंजक बल ये हो गया एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स में क्या बेसिक डिफरेंस है? एक बेसिक डिफरेंस ये है कि असंजक बल जो होता है वो अलग अलग अणुओं के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? अलग, शुद्ध भाषा में पढ़ेंगे हम, अलग अलग मटेरियल बोल दो, अणु बोल दो, तो अलग अलग अणुओं। हाँ, अब ये बात ध्यान रहे, अलग अलग अणुओं के बीच में लगेगा, लेकिन ये अलग अलग अणु अलग अलग मटेरियल के होने चाहिए। तो भाई आपको कुछ पता नहीं है, मैं लिख देता हूं, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य। किसके मध्य? अणुओं के मध्य। और ये किसके मध्य लगेगा? ससंजक बल, कोहेसिव फोर्स, एक ही तरह के, क्या, एक ही तरह के पदार्थ के अणुओं के मध्य। समझ में आ गई? कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स के बारे में आपने समझ लिया। मैं कह रहा हूं कि पानी है तो पानी के अपने अणु होंगे H2O, 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 H2O चारों तरफ। तो H2O, H2O के बीच में जो बल लग रहा है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, क्योंकि H2O जो है H2O के साथ एक ही तरह का मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर वाटर के साथ में कुछ और मिला दूं, जैसे कि मैंने मिला दिया इसके अंदर सिट्रिक एसिड मिला दिया, तो सिट्रिक एसिड और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। जितने भी आपके ग्लू होते हैं, चिपकाने वाली चीजें होती हैं, सबको आप एडहेसिव कहते हो। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग तरह की चीजों को क्या करती है? चिपकाती है, तो इसलिए उनको एडहेसिव कहा जाता। तो कोहेसिव और एडहेसिव के बारे में आज आप अच्छे समझ गए, अच्छी बात है। इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब मसला क्या होता है? मसला ये होता है, जैसे कि मैं आपसे कहूं पानी, तो जिस चीज का, पानी को छोड़ो, एक स्टैंडर्ड तरीके से सोचो, जिस पदार्थ का अपना, लिक्विड की बात कर रहा हूं, पदार्थों में भी जिनका अपना खुद का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है ना, तो
तो वो अपना आकार या अपना पृष्ठ क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करते हैं। बात ध्यान रख लेना मेरी, क्या करते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल को वो अपना न्यूनतम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पानी की जो बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है? गोलाकार इसलिए होती है क्योंकि पानी क्या चाहता है, अपनी शेप, आकार कम से कम बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसके पृष्ठ पर एक तनाव रहता है जिसकी वजह से वो अपना क्षेत्रफल न्यूनतम बनाने की कोशिश करता है, जिसको आप बोलते हो पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव जो है वो सरफेस पर लगता, पृष्ठ पर लगता, ये वाली बात आपको अच्छे से पता हो गई। तो अब है क्या, जो भी पदार्थ है, एक ही तरह का पदार्थ जैसे कि पानी है, वो तो अपनी शेप जो है ना वो कम करने की कोशिश करता, सुकड़ने की कोशिश करता, तो इसलिए उसके पृष्ठ पर एक तनाव रहता है जिसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। ये वाली बात समझ में आ गई। अब जिसका पृष्ठ तनाव कम है तो वो अपनी शेप न्यूनतम नहीं रखेगा, वो अपने आप को फैलाने की कोशिश करेगा। तो ये होता है तेल के साथ। तेल अपने आप को, देखा होगा आपने देखा होगा कि वो अपनी गोलाकार शेप नहीं बनाता, अगर उसको आप जमीन पर डाल दोगे तो गोलाकार शेप नहीं बनाएगा, वो फैलने की कोशिश करेगा। लेकिन पानी एक टाइम को गोलाकार शेप बना लेगा, तो वो फैलने की कोशिश करेगा। तो इससे ये पता चल गया, चट्ट से आप बता सकते हैं कि तेल के अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है, जिसको आप कोहेसिव फोर्स कह रहे हो, वो कम है। वो क्या है, कम है, इसलिए उसका पृष्ठ तनाव कम होने की वजह से वो फैलने की कोशिश करता है। बस सीधी सी लॉजिक है, सीधी सी बात है। क्या है भाई, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल की श्यानता अधिक होती है। श्यानता का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, दूर दूर तक भी कोई ताल्लुकात नहीं है। तो ये तो गलत हो गया। जल की श्यानता अधिक होती है, भाई श्यानता का यहाँ पर विस्कोसिटी का कोई, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, नहीं भाई, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, ये वाली बात सही है, लेकिन बात जल की नहीं हो रही है, बात तेल की बूंद की हो रही है। तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, भाई ये अधिक जो है ये गलत है, यहाँ पर कम लिखिएगा। तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसीलिए यहाँ फैलने की कोशिश करता है। ये ल्यूसेंट वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरह की गलतियों को सुधारो यार। बच्चे याद कर लेते हैं, एक क्वेश्चन उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है वो तो उससे पूछो जिसका 0.25 मार्क्स या 1 मार्क्स से रह जाता सिलेक्शन। यार इस तरह की मिस्टेक ना करें। तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, ये मिस्टेक थी अधिक वाली, ये ध्यान रखें, अधिक वाली मिस्टेक थी। बच्चे लोगों के साथ मत कीजिएगा ऐसा, तो ये जो है मसला खराब हो जाएगा। तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए तेल फैलने की कोशिश करता है। आप लोग सब ल्यूसेंट को ये मैसेज करें, भाई इस तरह की मिस्टेक्स ना करें तो बेहतर है, ठीक है भाई। साबुन के द्वारा सतहों को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। देखो अभी सारे के सारे क्वेश्चन पृष्ठ तनाव पर चालू हो गए। पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होता है, हम क्या करते हैं, पृष्ठ तनाव की वजह से जितने भी हमारे गंदे कपड़े होते हैं उनको हम सर्फ के अंदर डालते हैं या फिर साबुन के अंदर डालते हैं और हम उसको क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। आपने नॉर्मल फिनोमिनास पढ़े होंगे, समझे भी होंगे, थोड़ा सा मैं भी बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास जो गंदगी होती है, गंदगी को ऐसा माना जाता है कि वो एक फैट है। क्या है वो, एक फैट। गंदगी क्या है, वो एक फैट है। अच्छा, जो हमारे पास साबुन होते हैं वो स्टेरिक अम्ल, स्टीरेट वगैरह होते हैं। स्टीरेट हो गया, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना, बहुत सारे इसके फॉर्मूले हैं साबुन के भी। स्टेरिक एसिड से मिलकर बना हुआ होता है स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट वगैरह मिले हुए होते हैं। अब होता क्या है कि मान लेते हैं ये फैट है, फैट है, ये कपड़े पर लगी हुई है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर सोप भेजा, सोप। अब सोप के अंदर ना एक्चुअल में सोडियम और पोटेशियम के लवण मिले हुए होते हैं, साथ में फैटी एसिड मिला हुआ होता है सोप के अंदर। सोडियम और पोटेशियम के लवण का मतलब साल्ट हो गया। दूसरा जो फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया, पामिटिक एसिड, ओलिव एसिड, ये जो होते हैं ना फैटी एसिड से मिलकर जो होता है बनाया जाता है साबुन पूरी तरीके से। अब होता क्या है, होता ये है कि सोप के अंदर दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है वो जो पानी के अंदर घुलने की ताकत रखता है, एक हिस्सा होता है वो जो वसा के अंदर घुलने की ताकत रखता है। आपने देखा जो सॉल्ट वाला हिस्सा होगा वो तो पानी के अंदर घुल जाएगा, सॉल्ट वाला हिस्सा कहाँ घुलेगा, पानी के अंदर। लेकिन जो वसा वाला हिस्सा वो वसा को घोलेगा ना अपने अंदर, जो वसा वाला हिस्सा है तो वो वसा को घोल देगा अपने अंदर। तो क्या होगा, जो फैट चिपकी हुई है कपड़े पर, तो वो फैट के साथ क्या होगा, मैंने इसको बनाया सॉल्ट, तो ये सॉल्ट जो है, ये सॉल्ट वाला हिस्सा पानी के अंदर रहेगा और जो पीछे वाली पूंछ है ये वसा के अंदर घुलने की ताकत रखती है, तो वसा को अपने साथ चिपका लेगी, वसा को अपने साथ चिपका लेगी। देखो भाई ये, तो ये पूंछ वाला हिस्सा जो था ये था वसा, ये थी ये वसा। किसकी वसा थी ये, फैट किसकी थी, साबुन की। तो साबुन की फैट जो है वो हमारी कपड़ों पर लगी हुई गंदगी वाली फैट्स के साथ चिपक गई। ये बड़ा मोलिक्यूल है, छोटे छोटे हैं, और ये जो थे ये पानी के अंदर घुले हुए थे क्योंकि ये हमारे पास लवण है, ये क्या है, लवण। अब होगा क्या,
जब ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल साबुन के इस फैट पर चिपक जाएंगे, अब इस सूरत हाल में ये जो हिस्से हैं हेड वाले, जिनको आप बोले हो सोडियम पोटेशियम साल्ट, तो ये पानी के अंदर घुले हुए। अब जब पानी को आप बहाओगे तो क्या ये सब चीज़ें पानी के साथ फ्लो करते हुए नहीं चली जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे। वो जब पानी के साथ फ्लो करेंगी तो ये फैट को भी अपने साथ खींचती हुई ले जाएंगी। तो ये क्लींशिंग एक्शन है किसका? सोप का। सोप से सफाई किस तरह से की जाती है, किस तरह से फैट मॉलिक्यूल्स को अलग किया जाता है, इसका एक छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, कोई ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा। तो ये ओवरऑल जो हो रहा है वो पृष्ठ तनाव की वजह से ही हो रहा है। पृष्ठ तनाव ने क्या किया, वो इसके साथ मिल गई। एक ही तरह के अणुओं के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अलग अलग के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? एडेसिव फोर्स बोलते हैं। तो फैट के साथ चिपक गई कोहेसिव फोर्स के थ्रू, इसको ले गई अपने साथ। तो ये सब ओवरऑल किसकी वजह से हुआ? पृष्ठ तनाव की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? मैंने अभी आपको बताया, शुरू में यही बता रहा कि पृष्ठ तनाव कहते हैं किसको? सरफेस पर एक पृष्ठ लगता है द्रव के, द्रव में खासकर लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड के सरफेस पर एक तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, जो ये चाहता है कि लिक्विड मतलब वाटर को एक गोलाकार शेप दे, कम से कम क्षेत्रफल वाली शेप दे। तो वो तनाव ही कहलाता है पृष्ठ तनाव, क्योंकि वो पृष्ठ पर पाया जाता है। तो ठीक है भाई, ये गोलाकार बना दी है, तो गोलाकार जब बना ही दी है तो भाई क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ? ये पृष्ठ तनाव की वजह से हुआ। अगला, एक द्रव बूंद गोलीय धारण कर लेती है। भाई अभी फिर से वही क्वेश्चन हो गया। फिर से हमारा क्या जवाब हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण। तो इस तरह से यार बस यही तो है, एक बार लॉजिक समझ लो और हजारों क्वेश्चन लगा दो, यही है। ऐसा कोई सा क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट एग्जाम में ना पूछा गया हो? मुझे बता दो आप, एसएससी ने पूछा था इसको। अगला, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर लिखा है, मच्छर को कम होते हैं क्योंकि? फिर से कह रहा हूं ल्यूसेड वालों, भाई ऐसी मिस्टेक्स को देख लो। अब देखो भाई, स्थिर पानी है, रुका हुआ पानी है, अगर आपने मिट्टी का तेल डाल दिया तो मिट्टी का तेल होगा क्या? मिट्टी का तेल डालने से मच्छर कम होते हैं पैदा। इसका रीजन क्या है? कभी आपने लॉजिक लगाया है क्यों? मैं बताता हूं आपको। एक्चुअल में होता क्या है, मान लेते हैं ये हमारा पानी का सतह है, नाले के अंदर जो पानी बह रहा है ये उसका सतह है। तो आपको एक चीज बता दूं, अगर यहां पर मच्छर बैठा है, क्या यहां पर मच्छर बैठा है? मच्छर की शेप बना देता हूं। ये यहां पर अगर मच्छर बैठा है तो मच्छर के पैर जो है पानी के अंदर नहीं घुसते, वो ऊपर सरफेस पर रहते हैं और सरफेस को दबा देते हैं। तो यहाँ सरफेस ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ से भी मुड़ जाएगी, यहाँ से भी मुड़ जाएगी। तो पानी के अंदर नहीं घुसा मच्छर, पानी के सरफेस पे ही बैठा रहा। अब जो मच्छर जो होता है, जो अंडे देता है अपने अंडे, तो इसके अंडे इस पानी की सतह पर रहते हैं। इस पानी की सतह पर इसके अंडे रहते हैं, बहुत छोटे छोटे अंडे होते हैं। अब होता क्या है, होता ये है, पहली बात तो इसका ना डूबना किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? पृष्ठ तनाव के ऊपर, क्योंकि सरफेस पर एक टेंशन है, वो अपने शेप को मेंटेन रखने की कोशिश कर रही है। अगर कोई हल्की सी चीज आएगी तो वो सरफेस दब जाएगा, लेकिन अंदर को बढ़ने नहीं देगा, हल्का सा मुड़ जाता है सरफेस। तो इस कारण से पहली बात तो मच्छर तैर रहा है। इसने यहाँ पर अंडे दे दिए, तो अंडे भी इसके सरफेस पर रहते हैं। अब होता क्या है, ऐसे में किसी होशियार ने डाल दिया इसके ऊपर ऑयल, और खासकर कौन सा? कैरोसिन। कैरोसिन जिसको बोलते हो आप मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल बोलते हैं ना नॉर्मली, मिट्टी का तेल। घासलेट भी कहते हैं इसको, घासलेट। आपने घासलेट डाल दिया, अब होगा क्या? घासलेट डालने से ये होगा कि इस सतह का जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। जैसे पृष्ठ तनाव कम हुआ तो कम होने की वजह से जो लार्वा के अंडे थे, मच्छर के अंडे थे जिसके अंदर से लार्वा निकलता, वो अंडे डूब जाते हैं पानी के अंदर, तो वो पानी के अंदर डूब जाएंगे। अब जैसे पानी के अंदर डूबे तो भाई उन्हें सांस नहीं मिलेगी, मर जाएंगे, सारे के सारे लार्वा विनाश हो गए। तो ये होता है मिट्टी का तेल डालने से, इसलिए पैदावार उनकी घट जाती है। तो अब ऐसा देख लो कि ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि प्रजनन में बाधा डालता नहीं। भाई प्रजनन में तो बाधा नहीं डालता, क्योंकि क्या पता उन्होंने कहाँ जाकर प्रजनन किया हो, यहाँ आकर अंडे दे रहे हो, तो ये तो भाई गलत हो गया। मच्छरों के लिए उच्च विष है। क्या ये मिट्टी का तेल मच्छरों के लिए विष है? नहीं भाई, अगर मिट्टी का तेल घर में कहीं रखा हुआ हो किसी पात्र में, तो उसके ऊपर ही मच्छर बैठ सकता है, ये कोई बात नहीं हुई। लार्वा के सांस में बाधा डालता है, बिल्कुल सही। सांस लेने में बाधा डाला है, क्योंकि नीचे को आ गए लार्वा, अब लार्वा को सांस थोड़ी नहीं आएगी, ऊपर उनकी क्या होगी? तेल की एक लेयर होगी, जिसकी वजह से सारे के सारे लार्वा के हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये वाला आप ध्यान
लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। अगला, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। जो शेविंग ब्रश होती है, जैसे आपने पानी के अंदर डाला तो उनकी वो क्या होती है, उसकी जो बाल होते हैं वो फैल जाते हैं, लेकिन जैसे आप उसको ऊपर निकालते हो तो वो सारे के सारे चिपक जाते हैं। तो चिपके क्यों? क्योंकि एक ही पदार्थ के मॉलिक्यूल के बीच जो बल लगता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। क्या होता है कोहेसिव फोर्स? संसंजक बल। अब पानी जैसे कि आप निकाल रहे हो ऊपर को, तो पानी कम होता जा रहा है, तो जैसे जैसे कम होता चला जाएगा वैसे वैसे वो चिपकाता हुआ चला जाएगा। तो ये ओवरऑल सबका सब होता है पृष्ठ तनाव की वजह से। तो ये भी शायद पूछा जा चुका, 2008 में पूछा है एसएससी ने। अगला क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है। देखो, अगर एक गाड़ी के अंदर बच्चा बैठा हुआ है, खुली गाड़ी है, गाड़ी बहुत हाई स्पीड से आगे को मूव कर रही है, तो आप बॉल को इस तरह से उछाल कर खेल सकते हैं गाड़ी के अंदर। तो ये बॉल आपके हाथ में ही आगे क्यों गिर रही है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि बॉल पीछे चली जाए? कभी सोचा आपने? चलो मैं बताता हूँ इसका रीज़न। जब आप बॉल को चलती हुई कार में, जब बॉल और आप बैठे हो, तो शुरू से बात कर लेते हैं, बिल्कुल मेंटली फ्री हो गए। आप क्या है, शुरुआत में बैठे हो गाड़ी के अंदर, बॉल भी आपके हाथ में, गाड़ी चलना स्टार्ट। अब होगा क्या, जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपकी भी स्पीड बढ़ रही है। आपके हाथ में जो बॉल है, इवन आपके हाथ में क्या, कार में जो भी सामान है उसकी स्पीड भी उतनी ही हो जाएगी जितनी उस कार की स्पीड है। कार की स्पीड के बराबर सारी चीज़ों की स्पीड हो जाएगी। इवन जो बॉल है मेरे हाथ में उसकी स्पीड भी उतनी होगी। अब यार जब मैं इसको उछालूंगा ऊपर को, तो एक तो मैंने इसको ऊपर को उछाला, तो क्या इसके पास कार वाली स्पीड नहीं है? जवाब है बिल्कुल है। जैसे मैंने इसको उछाला तो क्या होगा, जैसे इसको उछाला तो इसके पास एक तो मतलब आगे को वेलोसिटी है जो कार वाली है। ऊपर को उछालने से क्या होगा कि ऊपर को उछली भी और वापस उसके हाथ में भी आ जाएगी, क्योंकि इसके पास भाई वो वाली वेलोसिटी भी है जो कार की है इसके पास। तो इसीलिए क्या होता है, ये हमेशा हमारे हाथ में आग गिरेगी। हाँ, ऐसा करके देखिएगा, कार बहुत तेज चल रही है, अब बहुत तेज चलने पर क्या है, आपने इसको ऊपर किया, जैसे ही आपने इसको किया कार में ब्रेक लगा दो, तो क्या ये आपके हाथ में आएगी? क्या ये आपके हाथ में आएगी? ये अब आपके हाथ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो कार की स्पीड थी वो बॉल की भी स्पीड थी। जैसे आपने इसको उछाला तो बॉल तो कार की स्पीड अटेन किए हुए, अब लेकिन आपने उछालते ही ब्रेक लगा दिए, तो ये कार की स्पीड से आगे को भागेगी, कहीं आगे जाके गिर जाएगी। ठीक है, लेकिन ये आपके हाथ में नहीं आएगी। तो ये रीज़न है भाई, आप भी चल रहे हो और बॉल भी चल रही है, आप कुछ भी उछालो उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी कार की होगी। ठीक है भाई, तो क्या होगा, उसके पीछे उसके हाथ में। तो इसका जवाब है गेंद जो है उसके हाथ में ही आके गिरेगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक व्यक्ति, 9 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या फिर किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? भाई ये पानी है, पानी के अंदर ऐसा मान लो ये एक बर्फ का टुकड़ा है और इसमें एक बंदा यहाँ पर रह गया, ये पानी है। मैं तो इस वाले एग्जाम्पल से आपको एकदम समझ में आ जाएगा, दैट्स वाई मैं इस एग्जाम्पल को पिक कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, उसने कहा है कि भाई ये तट है, ये तट है, ये तट वाला इलाका, यहाँ आना है इसको। तो कैसे कर सकता, ये यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद पानी पर एक फोर्स लगाएगा इस तरफ को। जब पानी पर इस तरफ को फोर्स लगाएगा तो इसको बोलेंगे हम एक्शन, और पानी इस पर क्या लगाएगा, रिएक्शन। तो जब एक्शन रिएक्शन लगेगा तो इसके एक्शन लगाने की वजह से नाव किधर को आएगी, इधर को आना शुरू कर देगी। तो ये एक्शन रिएक्शन की वजह से ही आ सकता है, जो कि न्यूटन का कौन सा नियम है, तीसरा। तो इसका जवाब कौन सा हो जाएगा, तीसरा है। गति के तीसरे नियम की वजह से ये बच सकता है। बचा लिया हमने नहीं भाई, न्यूटन के नियम ने। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कपूर के टुकड़े, अगर आप एक पात्र के अंदर कपूर के टुकड़ों को डाल दोगे तो कपूर के टुकड़े नाचेंगे, ये नाचेंगे, घुलते हुए वो नाचते हैं। ऐसे क्यों? मैं आपको थोड़ा सा इसके 3D में बना देता हूँ। देखो भाई, आपके पास मान लेते हैं, ये ऊपर से देख रहे हो, आपके पास एक पात्र है और उसमें आपने कपूर के टुकड़े डाल दिए। ये कपूर के टुकड़े हैं, ये कपूर का टुकड़ा। अब इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा जैसे जैसे ये घुलना शुरू करेंगे तो मान लेते हैं, अब देखो इनकी शेप तो सेम नहीं होगी, उबड़ खाबड़ भी होगी, मोटी पतली भी होगी। तो मान लेते हैं कि इधर से पतला है और इधर से मोटा, तो मोटी साइड पानी के अंदर ज़्यादा डिप कर जाएगी।
जब ज़्यादा डिप कर जाएगी तो पहले ये सतह घुलनी शुरू कर देगी, जब ये सतह घुलेगी तो ये हिलेगा इस तरह से। अब इस तरह से वो हिला, ये घुलना शुरू हो गया है, जो जहाँ जहाँ घुलेगा वहाँ वहाँ पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा जहाँ जहाँ घुलेगा। तो इसका मतलब जो घुलने वाला पॉइंट है यहाँ पर पृष्ठ तनाव कम है, लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है वहाँ पर पृष्ठ तनाव क्या है, अधिक है। इसको मैं जूम कर लेता हूँ, ये बड़ा करके कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। तो ये जो एरिया है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये जो है ये है उच्च पृष्ठ तनाव पर, क्योंकि ये तो अभी प्योर है, उच्च पृष्ठ तनाव पर। लेकिन ये वाला सिरा जो है ये कौन से है, निम्न पृष्ठ तनाव पर। ये निम्न पृष्ठ तनाव पर क्यों है, क्योंकि ये घुलना शुरू हो गया, वो साइड नहीं घुली अभी, ये साइड घुलनी शुरू हो गई, तो ये निम्न पृष्ठ तनाव पर है, वो उच्च पृष्ठ तनाव पर है। तो क्या होगा, क्या होगा, ऐसा होने की वजह से क्या होगा, ये जो एरिया है, ये जो मटेरियल है, ये जो है उच्च पृष्ठ तनाव की तरफ को जाने की कोशिश करेगा हर वक्त। तो जब उच्च पृष्ठ तनाव की तरफ को जाएगा तो ये नाचता हुआ जाएगा, नाचेगा, हिलेगा, हिलेगा डुलेगा। इस वजह से ये है नाचते हुए रहते हैं, तब जब तक नाचते हैं तब तक ये पूरी तरह से घुल ना जाए। अगर पूरी तरह से घुल गए तो फिर इनका नाचना बंद, क्योंकि ये खुद खत्म हो चुके हैं। तो ये वाली बात आप ध्यान रखना, किसकी वजह से होता है ऐसा, पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है कि कपूर के जो टुकड़े होते हैं वो द्रव पर नाचते हैं। तो आई होप आपने इंटरेस्ट लेके इसको सुना। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है तो गरीब बच्चों के लिए शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।